नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज डेट है 15 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ माइलस्टोन गलवान। एक साल हो गया है लगभग जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के बीच में, और उसमें हमने 20 जवानों की शहादत दी थी, मतलब शहीद हो गए थे। और दूसरी तरफ फिर बाद में चाइना की तरफ से एक डेटा रिलीज़ किया गया था कि उनको भी लॉसेस हुए, पर हाँ उन्होंने देखो एक आप कह सकते हो अथॉरिटेरियन रिजीम है तो वो डेटा वहाँ पर रिलीज़ नहीं करेंगे ढंग से। तो ऐसे में उन्होंने बताया हमारे तो केवल 4 सैनिकों की डेथ हुई थी, ऐसा कुछ बताया। तो देखो एक साल हो गया है गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट को, पिछली बार जब हुआ था क्लैश जो हुआ था, तो उसी पर ये आर्टिकल है, देखेंगे इसको। दूसरा इधर आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन, कि कैसे अभी 12th क्लास की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे, उन पर काम किया जा सकता था। इसके अलावा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये जंपिंग द क्यू, जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं, बोलो उनको वैक्सीन शॉट्स जल्दी से अवेल करो, सरकार ने इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लिया है। तो उस पर एडिटर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जानेंगे क्या। ये भी गलवान इशू को लेकर के ही आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को दोनों को इंटीग्रेट करके स्टडी करेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे अगर हम देखें तो हमारे लिए एक आर्टिकल है जो हम डिटेल में देखने वाले हैं कि G7 कंट्रीज़ में जो अभी एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, और साथ में इंडिया का क्या एक तरीके से दोनों अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। एक अलायंस कैसे बन रहा है, डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको बोला जा रहा है, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ये जुडिशियल मूवमेंट इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से जुडिशरी ने अपना रोल प्ले किया इस पैंडेमिक के टाइम पे, आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 दोनों को अपहेल्ड करने के लिए। ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पर है G7 कंट्रीज़ के द्वारा जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स फाइनल आउट करने की बात की गई है कि 15% कर दिया जाए, उसको डीकोड करके समझाया हुआ है। तो बेसिकली इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स से रिलेटेड हम बहुत सारे मुद्दे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार आप खुद से देख लेना कि हाँ OECD कंट्रीज़ में किस तरीके से शुरुआत हुई थी, G7 ने जो फाइनलाइज किया है वो कैसे हुआ है, या तो आप खुद से देख लो, ठीक है। या फिर मैं ये करूँगा कि जो कमिंग संडे है उस टाइम पर ये जो पूरा ग्लोबल मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद से पढ़ना चाहो आपके ऊपर है। तो देख लेते हैं बच्चों आर्टिकल्स को डिटेल में अब एक एक को। फर्स्ट आर्टिकल है अ प्रॉमिस ऑफ रिन्यूअल। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी के द्वारा। सी राजा मोहन जी की प्रोफाइल की अगर आप बात करो तो हमने बार बार देखे हैं इनके आर्टिकल्स। ये डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड कंट्रीब्यूटिंग एडिटर ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर इंडियन एक्सप्रेस। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ये आर्टिकल देते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, और उसी लाइन में ये एक और आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट अपने आप में। देखो दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आते हैं इंडिया के पार्टिसिपेशन से। अभी जो G7 की मीटिंग हुई जिसमें वर्ल्ड की लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि इंडस्ट्रियली अपने आप को डेवलप कर चुकी हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, या सो कॉल्ड एडवांस्ड कंट्रीज़ वो हैं। तो ऐसे में कॉर्नवेल में ये मीटिंग हुई जो कि साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में लोकेटेड है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी तरफ से ये कहा कि G7 जो है वो एक नेचुरल अलाय है इंडिया का। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ड के बेसिस पे आगे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इंडिया ने अपनी तरफ से कहा कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करेंगे, और साथ में ओपन सोसाइटीज़ के लिए एक जो स्कोप था उस पर ज़्यादा काम किया गया। मतलब नेचुरल अलाइज सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज G7 की, और साथ में ओपन सोसाइटीज़, मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करनी है, जिसमें इंडिया भी साथ देगा। आप देखोगे इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ कोरिया भी गेस्ट के तौर पे इनवाइटेड थे यहाँ पे। तो दो आइडियाज़ यहाँ पर जो हैं वो अगर देखे जाएं तो हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। जब 1998 में हमने पोखरण सेकंड टेस्ट कर लिया था न्यूक्लियर बॉम्ब का, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब उस टाइम पे इनकी बातचीत चल रही थी क्योंकि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। तो इंडिया की एंगेजमेंट यूएसए के साथ शुरू हुई, और यूएसए के साथ में जब एंगेजमेंट हुई तो इंडिया ने क्या कहा कि यूएसए जो है वो इंडिया का नेचुरल अलाय है। और आज रिजल्ट क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कैंपेन था उसी को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कंटिन्यू करा, और आज हम कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इंडिया यूएस रिलेशन है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। जबकि अगर हमारी पास्ट फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उसके जस्ट ऑपोजिट जाता हुआ एक ये ट्रेंड देखने को मिला था। क्योंकि आप जब भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है जिसका नाम है
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने देखा कि एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर, तो इनमें से किसकी तरफ जाया जाए। ठीक है, तो इंडिया ने अपने आप को कहा कि हम दोनों में से किसी भी ग्रुप की तरफ ना जाकर के दोनों के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे। पर अभी फिर 1998 में जब पोखरण टेस्ट किया, फिर उसके बाद में हमारा जैसे जैसे यूएसए के साथ में अलायंस है वो बढ़ता चला गया, तो वो हमारी प्रीवियस फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन के बिल्कुल डिफरेंट जाता हुआ दिखाई दिया। और वही चीज़ मनमोहन सिंह जी ने की और रिजल्ट क्या रहा, 2005 में यूएसए के साथ में न्यूक्लियर डील। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि G7 समिट्स की अगर बात की जाए करंटली, ठीक है, देखो इंडिया का इकोनॉमिक कॉपरेशन धीरे धीरे यूरोप के साथ में बढ़ने लग गया था। ठीक है, जैसे ही यूएसए के साथ में हमारा कॉपरेशन बढ़ा ना, तो ऑटोमेटिकली यूरोप के साथ में एंगेजमेंट में बढ़ना शुरू हो गया। पर अब देखो G7 कंट्रीज जो कि 1970s के टाइम पे, मिड 1970s के टाइम पे वेस्टर्न इकोनॉमीज जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस थी अपने आप में, इंडिया उस टाइम पे देखो स्ट्रगल कर रहा था 1970s की अगर बात की जाए तो, थोड़ा बहुत राइज था, इमरजेंसी का पीरियड था, वो सारी चीज़ें। तो ऐसी परिस्थितियों में G7 एक फोरम स्टैब्लिश होती है। फिर 2008 का सब प्राइम क्राइसिस जो आता है, जिसमें बैंकों का कोलैप्स करना, वेस्टर्न इकोनॉमीज का कोलैप्स करना, रिजल्ट क्या रहा, G7 इररेलेवेंट हो गया। पर अब फिर ये हो गया G7 इररेलेवेंट। फिर उसके बाद में एक थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आता है जिसका नाम है G20, जो कि स्टैब्लिश तो 1998-99 के टाइम पे हो चुका था, पर वो इतना एक्टिवेटेड नहीं था। फिर जैसे ही सब प्राइम क्राइसिस आता है तो G20 का रोल आना शुरू हो जाता है, जहां पर चाइना, रशिया और इंडिया के अलावा दूसरे और कंट्रीज भी हैं, मतलब वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्रीज वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे में आप देखोगे कि वॉशिंगटन और चाइना के बीच में एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कंपटीशन की बात चलनी शुरू हो गई, क्योंकि G20 में डोमिनेंस आप देखो कि 2008 सब प्राइम क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके चलते हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज डिक्लाइन कर गई, यूएसए की पकड़ जो थी वो डाउन हो गई, दूसरी तरफ चाइना की पकड़ धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब आप यहां पर देखो अमेरिका धीरे धीरे फील करने लग गया कि भाई हम डिसएडवांटेज वाली पार्ट पे पहुंच गए हैं। अब चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक साथ असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे इकोनॉमिकली करे, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करे, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम देख ही सकते हैं। ईस्टर्न लद्दाख वाला जो इंसिडेंट पिछले साल हुआ, वो साउथ चाइना सी के अंदर जो इंसिडेंट होते रहते हैं वो। तो ऐसे में अमेरिका ने अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को कहा कि हमें फिर से साथ में आने की जरूरत नहीं, तो चाइना हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। तो ऐसे में G7 ग्रुप एक और रिवाइवल लेता है। वैसे तो G8 था, आपको पता है 2014 के अंदर क्रीमिया को हड़पने के चलते रशिया फिर बाद में निकाल दिया जाता है G8 ग्रुप से। ओके, तो ऐसे में आप देखो कि G7 ग्रुप अब बियॉन्ड इट्स ज्योग्राफिक एरियाज, दैट मीन्स कि वेस्टर्न कंट्रीज का ये ग्रुप है, अपनी ज्योग्राफी को भी छोड़ करके आज दूसरे एरियाज में भी एंगेज कर रहे हैं। तभी तो इंडिया का एंगेजमेंट आया, नहीं इंडिया का पहले नहीं हुआ करता था। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज, इसकी अगर बात की जाए तो इस बारे में अमेरिका में एकेडमियाज के बीच में ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, पॉलिटिकल क्लास के बीच में ये मुद्दा उठ रहा था कि अब डेमोक्रेसीज को साथ आना चाहिए और जो भी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं उनको चैलेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करें कॉलिशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये तब आना शुरू हो जाता है जब यूएसए की टेंशन चाइना के साथ में भी राइज हो रही है और रशिया के साथ में भी टेंशन इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा आप देखो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए एक कंपटीशन शुरू कर दिया कि कैसे भी करके चाइना और रशिया को रोकना जरूरी है, नहीं तो यूएसए को बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने की कोशिश की जा रही है दोनों के दोनों कंट्रीज के द्वारा। और इसी चीज को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कंटिन्यू रखा और ज्यादा इंटेंस बना दिया इस फाइट को। अब देखो, अब एक तरफ तो डेमोक्रेसी साथ में आ रही है और दूसरी तरफ आप देखो तो अथॉरिटेरियन रिजीम को भी दबाने की बात की जाए, तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि एक तरफ तो चाइना और रशिया का एक तरीके से साथ में आना और राइज करना, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर सवाल उठना। देखो यहां पर अगर कन्वर्जेंस की बात की जाए जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके पीछे डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो हैं ही, पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन रिजीम जो यूनिलैटरली टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज करता रहता है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में G7 कंट्रीज में हमारा पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये आर्टिकल डिस्कस भी कर रहे हैं।
तो बाइडन ने क्या अपनी तरफ से कह दिया कि हमें डेमोक्रेसीज को साथ में आना जरूरी है और चाइना ने जो चैलेंज दे रखा है उसको हमें टैकल करने की जरूरत है। अब आप देखोगे कि चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना अपना खुद का रोल प्ले करना चाहता है। पर दूसरी तरफ आप देखो कि चाइना को टैकल करने के लिए यूएस से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर की कोविड-19 पेंडेमिक का ओरिजिन कहां से हुआ सवाल किया जाता है बार बार। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया चाइनीज वायरस तक बोलना शुरू कर दिया था। आज आप देखो कोविड-19 को लेकर के, हांगकांग वाले मुद्दे को लेकर के, शिनजियांग वाले रीजन को लेकर के लगातार चाइना को घेरने का पूरी कोशिश कर रहा है यूएसए। और इसके अलावा चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान के साथ में जो लगातार, और हमने रिपोर्ट्स भी देखी है कि यूएसए की नेवल फ्लीट्स जो है वो उधर से निकलती रहती है और चाइना इस चीज़ को अपनी तरफ से अपना कंसर्न्स भी रेज करता रहता है कि भाई हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के पास से आपके शिप्स क्यों निकल रहे हैं। पर वही चीज़ है कि इन तीनों मुद्दों को लेकर के, शिनजियांग मतलब उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब एक तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है चाइना। हांगकांग में हमने बार बार देखा कि कितना वहां पर यूथ के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के फिर से अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को 3 महीने का टाइम दिया है कि आप हमें रिपोर्ट पेश करो कि ये वाकई में वायरस कहां से शुरू हुआ था। तो पॉइंट क्या आ गया कि हर तरीके से चाइना को घेरने के लिए बाइडन ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रखी है। और इसी चीज में आप देखो कि G7 पर भी थीम यही है। कल हमने देखा था, एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी, न्यूज़ भी देखी थी वर्ल्ड पेज पे कि 4 मुद्दों पर बात हुई थी, उनमें से चाइना को कंटेन करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, आज अगर बोरिस जॉनसन की बात करें या फिर G7 कंट्रीज़ के दूसरे मेंबर्स की बात करें तो देखो उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा कि चाइना को कंटेन करना या कुछ और, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है जिसमें चाइना का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर कंट्री है वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ऐसे में चाइना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो G7 कंट्रीज़ में केवल यूएसए के प्रेसिडेंट को छोड़ा जाए तो दूसरे कंट्रीज ने सीधा चाइना को हिट नहीं किया है। इवन जो ऑर्गेनाइजिंग कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी डायरेक्ट हिट नहीं किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। पर अब जैसे ही नेटो की मीटिंग होने वाली है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें जो बाइडन अपने जो अलाइज हैं उनके साथ में बैठेंगे, वहां पर इसके ऊपर बातचीत उठ सकती है कि ये जो अभी यूएस चाइना राइवलरी है इसको कैसे टैकल किया जाए। रही सही में अब जिनेवा में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उनके साथ में मीटिंग होगी, तो वहां पर भी हो सकता है कि चाइना से रिलेटेड मुद्दा उठाया जाए। देखो यहां पर कोई डाउट नहीं है, बाइडन ने चाइना को बिल्कुल सेंटर में रख लिया है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी में कि कैसे भी करके चाइना को अब कंट्रोल करना है। देखो कोई जमाना था, 4 दशक पहले की बातें हैं, कि जब चाइना और इंडिया एक तरीके की इकोनॉमी हुआ करती थी तो चाइना को सपोर्ट किया गया था यूएसए के द्वारा, और आज वही चाइना यूएसए को आंखों में आंखें डाल करके डराने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर अब यूएसए चाइना को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आज ग्रेट पावर का जो स्टेटस है वो यूएसए के लिए अपने आप में एक डिग्निटी हो चुकी है, तो उसी चीज के लिए लगातार यूएसए फाइट करेगा। देखो यूएस और चाइना के बीच में एंगेजमेंट की बात करें तो यहां पर रप्चर देखने को मिल रहा है, दैट मींस गैप्स हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया और बीजिंग के बीच में भी जो रिलेशन कैसे जैसे करके पिछले 2-3 दशकों से ठीक चल रहे थे उसको भी बहुत ज्यादा गैप्स में अभी डाल दिया गया है चाइना के द्वारा। आज अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करो तो वो तो हमें इंडिया को कहीं ना कहीं रीजनल बेसिस पे हमें एंगेजमेंट देता है कि हाँ हमारे एरिया के अंदर ही बात है। पर दूसरी तरफ अगर यूरोप और यूएस की बात की जाए तो उनमें क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 पेंडेमिक ऐसे मुद्दे हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिनकी कोई बॉर्डर्स ही नहीं है। तो ऐसे में इंडिया की एंगेजमेंट वेस्ट के साथ होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना यहाँ पर एग्रेशन दिखा रहा है, चाहे वो हिमालयन रीजन की बात करो चाहे इंडियन ओशन की बात करो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हमने बात की थी पहले ही। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 पेंडेमिक, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी इंडिया कहीं ना कहीं विक्टिम ही है। तो इंडिया और वेस्ट के बीच में कन्वर्जेंस आना लाजमी बात है। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी का क्वेश्चन क्या आज फिट होता है, क्योंकि इंडिया पर तो बार बार सवाल उठते रहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड ही नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या यहाँ पर हम एक अलाइनमेंट देख सकते हैं? देखो पॉइंट यह है, आज इंडिया की डेमोक्रेसी में अगर कुछ भी सवाल आ रहे हैं, आप भी कितने आर्टिकल्स देखते हो जहाँ पर बार बार लिखा जाता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है डिक्लाइन कर रही है। या फिर हमने देखा था अभी एक रिपोर्ट देखी थी रिसेंटली फ्रीडम हाउस की, जिसमें ये कहा था कि इंडिया जो है अब
फ्री की बजाय पार्शियली फ्री कंट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ पर बार बार सवाल उठते हैं। देखो, अगर प्रीवियस एंगेजमेंट्स की बात करें इंडिया की यूएसए के साथ में, तो हमारे यहाँ पर देखो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। मतलब कभी तो बिल्कुल राइटिस्ट गवर्नमेंट है, तो कभी सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, तो लेफ्ट का भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर दबदबा बना रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे तो देखो यूएसए के साथ में एंगेजमेंट प्रॉपर रखी नहीं, पर पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो यहां पर इंडिया यूएस रिलेशन जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बात ठीक है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के, इन सिचुएशंस को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया पर सवाल भी उठाए जाते हैं। और यूएसए के अंदर ये जो अभी मैंने बात बताई आपको फ्रीडम हाउस की, जिसमें कि इंडिया को फ्री से पार्शियली फ्री कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। पर जो मेन लीडर्स है ना वहां के, वो इंडिया को इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सवाल उठाने से बचते हैं। देखो, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, जो बाइडेन जैसे ही आए, ठीक है, तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर के कहा कि भाई हम क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी, इन सबको सेपरेटली ट्रीट करेंगे, सेपरेट एंगेजमेंट रखेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो। तो ऐसे में ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है तो यूएसए हमेशा सवाल उठाता है इंडिया में। पर आप देखो यहां पर कि पब्लिकली तो ये चीज बोल दी जाती है कि हाँ ठीक है जी, आप इंडिया को जो है वो ह्यूमन राइट्स को सही करने की जरूरत है। पर प्राइवेट डोमेन में अगर देखा जाए ना, तो इंडिया के साथ में एंगेजमेंट कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रही है। यही चीज यहां पर मेन बताई जा रही है। कहने का मतलब ये हो गया है कि आज जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जिसको हम ओपन सोसाइटीज की बात मेन पॉइंट में लिया था स्टार्टिंग में, तो ऐसे में इंडिया भी इस चीज के लिए आगे आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दूसरी तरफ यूएसए भी इस चीज को समझ चुका है कि इंडिया के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है चाइना जैसे कंट्रीज को कंटेन करने के लिए। रही सही में इंडिया की इकोनॉमी आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। इसके अलावा इंडिया में लगातार जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या फिर जो इंडिया की जो इमेज है, जो स्टेटस है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप देखो कि बैक टू बैक G7 मीटिंग्स में इंडिया को इनवाइट करना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आप पॉइंट समझ सकते हो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये जो कॉलिशन क्रिएट हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात भी करें, तो आज तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अगर बात की जाए ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेसीज को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज में डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो वही चीज इंडिया के लिए चैलेंज भी है, क्योंकि आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चाहे कोई भी हो, तो उनके थ्रू कहीं ना कहीं इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, यूथ का डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस। हमने कितनी बार देखा, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इलेक्शन हुआ तो रशिया के ऊपर ब्लेम लगे कि बोला साइबर अटैक हुआ, इसके चलते वहां पर वो जीत गया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को फेवर करवाने के लिए रशियन हैकर्स ने हेल्प की है। साइबर अटैक्स की हम न्यूज़ देखते रहते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर कितने सारे कर्ब लगाने की कोशिशें की जा रही है सरकारों के द्वारा। पॉइंट क्या रहा है कि जिस पीड़ा से हम ग्रसित हैं, उसी पीड़ा से वेस्टर्न कंट्रीज भी है, इंक्लूडिंग यूएसए। तो ऐसी परिस्थितियों में साथ में आना एक साउंड ऑप्शन दिखाता है इंडिया का। और इंडिया भी कहीं ना कहीं एक यही चीज़ है हमारी खुद की वैल्यूज़ में कि हम ओपन सोसाइटीज़ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ओपन सोसाइटीज़ का मतलब जहां पर आप क्रिटिसिज्म ओपनली कर सको सरकार का, और सरकार उन चीज़ों को सुने। पर जब कोई बायसनेस दिखाई दे रही है और इनमें से कोई एक मुद्दा अगर आ रहा है, तो फिर सरकार को थोड़ा सा समझने की, अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी या फिर सॉवरेनिटी के ऊपर कोई सवाल आए, तब जाकर के हम बिल्कुल भी ठंडे नहीं बैठ सकते। और उसी चीज़ में कहीं ना कहीं G7 कंट्रीज का साथ में आना एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है माइलस्टोन गलवान। देखो, 1 साल हो चुका है जब इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख में, जिसमें हमारे 20 जवानों की शहीदी हुई थी। तो दूसरी तरफ से आप देखोगे कि चाइना ने भी ये एक्नॉलेज किया कि उनके भी 4 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तो ऐसे में आप देखोगे कि पिछले 45 ईयर्स में इससे ज़्यादा ग्रेव कॉन्फ्लिक्ट देखा नहीं गया। हमारी लगभग 4000 किलोमीटर की जो बॉर्डर है। अब होता क्या है, देखो कि अभी तक सबसे बड़ी जो इशू है, पॉइंट है, वो ये कि बॉर्डर को लेकर के क्लैरिटी नहीं है।
चाइना अपनी तरफ से अलग क्लेम्स दे रहा है तो इंडिया अपनी तरफ से अलग क्लेम्स दे रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा डी एस्केलेशन के मुद्दे की अगर बात करें, वैसे मैंने डी एस्केलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल बहुत पहले डिस्कस किया था पिछले साल, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, अगर आप देखना चाहो तो। ये चाइना इंडिया के बीच में क्या एंगेजमेंट हुआ, किस तरीके का हमारा ट्रेंड रहा है 1962 से लेकर के अब तक का, वो सारी डिटेल उसमें समझाई हुई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, खैर पॉइंट आ जाता है ये कि 4000 किलोमीटर की ये जो बॉर्डर है बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, अभी तक भी इसमें सेटलमेंट नहीं है, और इसी के चलते दोनों कंट्रीज के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है। या फिर आप देखो कि चलते ही कभी डोकलाम में, कभी देप्सांग में, कभी ईस्टर्न लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। आज अगर चाइनीज ट्रूप्स की बात करें तो एक ट्रांसग्रेशन की बात आई है कि हाँ उन्होंने बहुत आगे तक अपने आप को बढ़ा लिया था, जैसे कि पेंगोंग एरिया की बात करी, पेंगोंग शो कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में ये लेक है, या फिर आप देखोगे देप्सांग प्लेट्यू की बात करो या गलवान वैली की बात करो। वो बात ठीक है कि कॉन्फ्लिक्ट तो फिर बाद में गलवान वैली पे हुआ, जिसमें भी फायरिंग नहीं हुई थी, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई हुई थी। रिजल्ट जो हुआ हमें पता ही है कि 20 जवान हमारे और 4 जवान उनके मतलब शहीद हो गए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है कि आप फिर देखते हो कि डी एस्केलेटरी स्टेप्स उठाए जाते हैं कि हाँ जी कैसे भी करके इस टेंशन को ख़त्म किया जाए। तो पेंगोंग शोर रीजन से तो चलो रिट्रीट कर लिया जाता है, पर अभी भी इंडियंस को वहां पर पेट्रोल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, या फिर किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चाइना अपनी बॉर्डर की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ अभी तक भी फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, जिनमें देप्सांग गलवान अभी भी अब वहां पर ट्रूप्स हैं वो एंगेज्ड हैं। अब देखोगे कितनी सारे राउंड्स की बातचीत पहले ही हो चुकी है कि हाँ ट्रूप्स को जो स्टेटस क्यो था उसी तक आप, स्टेटस को जिसको बोलते हैं, स्टेटस को तक आप लेके चल जाओ, स्टेटस को एंते, दैट मीन्स कि आपका जो लड़ाई से पहले, कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो स्टेटस था जहां पर चाइनीज ट्रूप्स थे, इंडियन ट्रूप्स थे, उनको वहां पर रीसेटल कर दिया जाए। आप देखोगे बहुत सारे एग्रीमेंट्स 1990s के बाद में हो चुके थे, और उसके बावजूद भी मिलिट्री लेवल पे, मिलिट्री कमांडर लेवल्स पे बहुत बातचीत भी हुई है, आज फॉरेन मिनिस्टर्स की भी एंगेजमेंट हो रही है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो टेरिटोरियल क्लेम वाला जो मुद्दा है ना, इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एक लॉन्गर टर्म में बॉर्डर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि किस एरिया को चाइना का कहेंगे, किस एरिया को इंडियन कहेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं अपने अपने मैप को लेकर के, अब देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कई स्टेटमेंट मैंने देखे हैं कि इंडिया की तरफ से तो मैप्स भेज दिए जाते हैं, ठीक है, इंडिया तो मैप भेज देता है कि भाई हमने तो भेज दिया, पर चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो मैप खोल के देखते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि ये इंडिया क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो क्लेम कर रखी है उसमें एक पाम, सिंगल पाम एंड 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको बताया था, वो चीज़ उनके दिमाग में है, जिसमें लद्दाख भी आ जाता है, जिसमें फिर वो बात करते हैं नेपाल की, फिर बात करते हैं सिक्किम की, फिर भूटान की, फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो ऐसे करके 5 एरिया और तिब्बत ऑलरेडी वो देखो कैप्चर कर ही चुके हैं। वो तो चलो ठीक है कि पिछले साल जैसे ही गलवान में हमारा क्लैश हुआ तो उसके बाद में कैलाश रेंज पे इंडियन ट्रूप्स को हमने डिप्लॉय कर दिया, तो ऐसे में क्या हो गया, हमारा थोड़ा सा अपर हैंड हो गया, और नेगोशिएशंस में कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा इक्वल समझने लगे। नहीं तो चाइनीज ट्रूप्स का जो एग्रेशन देखने को मिला था उसके चलते कहीं ना कहीं हम डिफेंसिव हो चुके थे। तो कैलाश रेंज को कैप्चर करना एक अपने आप में सही बात है। इसके अलावा इस चीज़ को इंडिया ने विक्ट्री भी बोला, तो इस पर एडिटर ये बोल रहे हैं विक्ट्री नहीं है, क्योंकि आपने कैलाश रेंज पे कैप्चर करने के बाद में नेगोशिएशंस को कंटिन्यू किया। रिजल्ट ये रहा कि पेंगोंग शो रीजन से तो डी एस्केलेशन हुआ, ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया दोनों कंट्रीज में, पर बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स पे अभी भी कंटिन्यू टेंशन बनी हुई है। अगर आप देखें एलएसी की बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख में अभी तक भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। गलवान क्लैश जो हुआ था उसके चलते आप देखो कि हमारे यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को हमने रोका भी, चाइनीज एप्लीकेशंस को भी बंद कर दिया, इवन चाइनीज गुड्स जो आ रहे थे उसको भी हमने रोक दिया, इंपोर्ट को भी। पर रिजल्ट क्या है जी, क्या वाकई में चाइना को कुछ सबक मिला? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात करो, पिछला जो गया है, इसका फर्स्ट हाफ मतलब शुरुआती 6 महीनों की बात करो तो इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड ही चाइना के साथ हुआ है, जबकि फर्स्ट हाफ के टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। लगभग $77.7 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, सबसे ज़्यादा इंडिया का किसी भी दूसरे कंट्री के साथ में, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में कितना था, 85.5 बिलियन। मतलब रिडक्शन आप देखो बहुत कम, $8 बिलियन से भी कम रिडक्शन हो पाया है
ट्रेड के अंदर। तो ऐसे में चाइना के साथ में हमारी एंगेजमेंट लगातार बनी हुई है। इसके अलावा इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है, एसिमेट्री सामने आ गया। एसिमेट्री का मतलब हो गया कि चाइना और इंडिया के बीच में मिसमैचेस बहुत है। अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना का अपर हैंड ही आपको फील होगा। इसके अलावा एक तरफ है एलओसी, दूसरी तरफ है एलएसी। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, एलएसी की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो हम कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में है चाइना के साथ में। तो दोनों को एक साथ डील करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है। आपने सुना होगा 2.5 फ्रंट, तो 2 फ्रंट तो देखो एलएसी और एलओसी हो गए, और हाफ फ्रंट होता है इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर जो यूथ का मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करना, नक्सलिज्म के इश्यूज आते ही रहते हैं, तो वो हाफ फ्रंट हो जाता है। तो ऐसे में इंडिया अगर तीनों तरफ से घिरा रहता है तो ऐसे में हमारे सामने परिस्थितियां बिगड़ जाती है। अब आप देखो कि अफगानिस्तान में तो देखो पाकिस्तान की अच्छी खासी पकड़ वहां पर बन रही है। वजह क्योंकि अगर वहां पर रूलिंग आती है तालिबान की, तो तालिबान पाकिस्तान का ज़्यादा फेवर करेगा बजाय कि इंडिया के। अगर इसी के साथ में दूसरी तरफ देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अगर हम चाइना की बात करें तो जब तक ये बॉर्डर इशू नहीं सेटल होता है तब तक हमारी जो एनिमोसिटीज़ है, हमारी जो दुश्मनी है, वो बढ़ने के चांसेज हैं। रही सही में हमने अभी G7 कंट्रीज़ की बात की थी, वहाँ पर भी इंडिया प्रेजेंट था, जिसमें कि सीधा स्टेटमेंट चाइना से अथॉरिटेरियन रिजीम को लेकर के भी स्टेटमेंट रिलीज़ किए। तो ऐसे में और ज़्यादा गैप्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में एक चीज़ तो ठीक हुई है कि सीज फायर एग्रीमेंट को ऑब्जर्वेंस में लिया गया है पाकिस्तान और इंडियन ट्रूप्स के द्वारा, तो ये चीज़ ठीक है। पर अभी भी आज देखो क्वेड के साथ में हमने पार्टिसिपेशन अपना इंक्रीज कर दिया, जिसमें लीडर्स का भी वर्चुअल समिट हो गया है जो बाइडन के आते ही 30 दिन के अंदर अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया, ये 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में चीन इसको लेकर के बड़ा नाराज़ है। चीन इस चीज़ को लेकर के तैयार, मतलब दिमाग सेट कर चुका है कि ये केवल और केवल चाइना को कंटेन करने के लिए कर रहा है। तो ऐसे में बॉर्डर डिस्प्यूट, क्वेड, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चाइना जो है वो एलएसी पर भी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करेगा। तो इंडियन ओशियन में आपको पता ही है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करो, इधर चाहे ग्वादर पोर्ट की बात करो, हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका की बात करो, या फिर चिटगोंग जो है पोर्ट यहाँ पर बांग्लादेश की बात करो, या फिर आप म्यांमार में पोर्ट्स के डेवलपमेंट की बात करो। तो ऐसे में इंडिया को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी है चाइना की। पर इंडिया भी कम नहीं है अपनी तरफ से। पर एक सिनेरियो समझ में आया कि पिछले साल से अब तक कहाँ पर तो फ्रिक्शन पॉइंट्स कंटिन्यू है, कहाँ तक हमने चाइना से अपनी सेपरेशन को बढ़ाया है, पर और रियलिटी क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 1 ईयर आफ्टर गलवान। आर्टिकल को लिखा है सी उदय भास्कर ने, और ये बेसिकली डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ न्यू दिल्ली। तो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 12 जून को एक अप्रूवल दिया है, जिसमें अभी एक आर्काइव्स या फिर इंडिया ने जो भी वॉर्स में अचीवमेंट किए हैं वो पब्लिक में ओपनली डिबेट करना, डिसएमिनेट करना, दैट मीन्स डिबेट नहीं, डिसएमिनेट करना या फिर उसको स्प्रेड करना लोगों के बीच में। तो इसके अंदर देखो 5 साल के लिए एक कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी जो कि अलग अलग वॉर्स को स्टडी करेगी कि क्या उसकी रियलिटी है। जैसे कि 1962 वॉर की अगर बात करें तो उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई हुई है जिसका नाम है हेंडरसन ब्रूक भगत रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कितने सोल्जर्स की डेथ हुई थी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं अभी भी इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज आती रहती है ना। देखो, आप अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप क्या देखते हो कि ओपिनियंस देखते हैं हम यहाँ पे एडिटोरियल में, कि एक एडिटोरियल प्रो गवर्नमेंट अप्रोच बताता है तो दूसरा एंटी गवर्नमेंट, और तीसरा कुछ ना कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ओवरऑल हमारा टारगेट भी है कि हमें बैलेंस बनाना है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या नरेशन जाना चाहिए जनता के बीच में, उसको लेकर के ये एक तरीके से अप्रूवल दिया गया है, पॉलिसी अप्रूवल दिया गया है, जिसमें वॉर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से रिव्यू किया जाएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको तैयार किया जाएगा, जिससे कि एक इंटरनल सर्कुलेशन किया जा सके पब्लिक डोमेन में। तो पॉइंट क्या है, वॉर्स की क्या स्टैंड रही इंडिया की, इंडिया ने कितना लॉस का सामना किया, कितना नहीं किया, उसके लिए। तो ये चीज़ बोल रहे हैं, बोलो बहुत अच्छी बात है। पर सवाल राइटर यहाँ पे दे रहे हैं कि आप गलवान वैली की बात करें जो 15 जून को हुआ है ना, तो ऐसे में
गलवान वैली क्या हमने देखा कि किस तरीके से हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चला, और उस कॉन्फ्लिक्ट में एक स्टेटमेंट बार बार आ रहा था कि और कोई भी चाइनीज एग्रेशन, मतलब चाइना के ट्रूप्स ने कुछ भी एक अपनी तरफ से टेरिटोरियल इन्वेजन नहीं कर पाए थे, वो मतलब इंडिया की टेरिटरी में नहीं घुस पाए थे। तो राइटर उस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं, नंबर वन, कि भाई अगर इंडियन टेरिटरी में चाइनीज ट्रूप्स आए नहीं थे तो आप स्टेटस को एंते ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो कि पहले जो परिस्थितियां थी वो की वो परिस्थितियां रिस्टोर कर दी जाएंगी, इसका मतलब वो आए थे। तो एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशन की अगर बात करें तो अभी ये गलवान वैली या फिर जो अभी जो एग्रेशन चाइना ने पिछले साल दिखाया, उसके पहले मोदी और शी जिनपिंग के बीच की जो मीटिंग्स थी उसको आप अहमदाबाद से वुहान तक ले गए, वुहान से ममल्लापुरम में मीटिंग हुई, तो उन चीज़ों को एकदम से आपने क्या कर दिया कि एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा हाइप चल रही थी कि इंडिया चाइना दोनों बहुत शानदार ग्रोथ करेंगे, ये मीटिंग्स हुई हुई है अहमदाबाद में, वुहान में, ममल्लापुरम में, इन दोनों लीडर्स की, ठीक है। बट परिस्थितियां इतनी तरीके से बिगड़ चुकी हैं कि आज दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं सेपरेट होना चाह रहे हैं। इंडिया भी कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए G7 कंट्रीज के साथ में अपनी एंगेजमेंट कर रहा है। वो बात ठीक है कि G7 कंट्रीज को भी हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो लोग हमारे साथ में एंगेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो 2020 में जो कुछ भी हुआ वो आपको पता ही है, लद्दाख गलवान वैली में 20 हमारे 4 उनके शहीद हो गए थे जवान, ठीक है। अब आप देखो कि अभी 1 जुलाई को अगर उधर से देखा जाए तो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसको 100 साल होने वाले हैं स्टैब्लिश हुए। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इसको एक तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रही है कि हमने बहुत हद तक अचीवमेंट्स लिए हैं, जिसके लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बॉर्डर एरियाज में चाइनीज़ फ्लैग्स की होस्टिंग हो रही है कि हाँ भाई ये एरिया हमारा है। एक मैसेज दिया जा रहा है चाइना के द्वारा। अगर LAC की पर्टिकुलरली बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें, देखो 1990s में जो इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स थी इंडिया के बीच में और चाइनीज लीडरशिप के बीच में, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है, दैट इज जियांग जेमिन और नरसिम्हा राव के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। आप देखोगे एक बहुत सही तरीके से यह एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह कहा था कि दोनों कंट्रीज को पूरी अथॉरिटी रहेगी कि वो अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री डिफेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप में भी एक चीज थी कि हाँ कहीं ना कहीं एंगेजमेंट बढ़ रही है। पर आज सवाल ये आ जाता है कि एक तरफ तो अथॉरिटेरियन रिजीम है चाइना में और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिजीम आ गया। तो ये जो गलवान में जो कुछ भी हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो ठंडे नहीं है, चाहे कितने ही प्रीवियस एंगेजमेंट हुए हों, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप वो वीडियो देख लेना, उसमें 4-5 जितने भी एग्रीमेंट्स हैं 1962 के बाद में इंडिया और चाइना के बीच में, वो सारी डिटेल दी हुई है वहां पे, उससे आपको पता पड़ जाएगा। तो ऐसे में ये जो फ्रिक्शन पॉइंट है ये एक सिग्नल देता है हमें कि इंडिया और चाइना आज कहां पर खड़े हैं, ठीक है। वही चीज मैंने आपको पहले बताई दी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपनी सेंटेनरी को सेलिब्रेट कर रही है, 100 साल होने वाले हैं 1 जुलाई को। तो ऐसे में शी जिनपिंग भी अपने आप को इम्पोज कर रहे हैं। आपको पता ही है कि माओ जेडांग के बाद में अपने आप में जो एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश करने वाले माओ थे मेन लीडर, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे कंटिन्यू कर रहा है चाइना, अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहा है। तो मदरलैंड की जो खुद की, मतलब एक हमारी धरती माता, उसका जो एक प्राइड है उसको भी राइज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ में लगातार जो दूसरे देश हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज, उनको एक सिग्नल भी भेजा जा रहा है चाइना के द्वारा। देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी जो लद्दाख सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है उसमें ये बोला है कि नो वन एंटर्ड इंडियन टेरिटरी। तो बोला आप स्टेटस को एंते की बात क्यों करते हो, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ट्रांसग्रेशन की बात कर चुके हैं। तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव में राइटर एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि आज की अगर बात करें, जो लेटेस्ट डायरेक्टिव्स आए हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, या जो भी नैरेटिव्स हैं, जो भी गाइडलाइंस मिली हैं, तो आज गलवान वैली को भी 1 साल हो गया, गलवान वैली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सेटअप किया है एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि रिव्यू करेगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस के चलते हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, कहाँ कहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस चाइना अगर हमें आंखें दिखाए तो हम चाइना को कंट्रोल कर सकें। या फिर ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर की अगर बात की जाए, देखो 3 रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न।
ये 3 जोन्स है जहां पर इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईस्टर्न पोर्शन की बात करो तो अरुणाचल प्रदेश है, सेंट्रल की बात करो तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और वेस्टर्न की अगर बात करो तो आपका आ जाता है लद्दाख वाला रीजन। तो ऐसे में हमारे सेंट्रल में तो देखो इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं, बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे में आप देखो कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ईस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें, तो वहां पर ल्यासा से निंगची तक हाई स्पीड रेलवे ट्रैक ऑलरेडी बिछाई जा चुकी है चाइना के द्वारा। इसका मतलब क्या हो गया कि चाइना अपने टेरिटोरियल क्लेम को और ज़्यादा स्ट्रांगली रिपुट करने के लिए वहां पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बिल्कुल नहीं रोक रहा है। आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ये जो रेलवे ट्रैक है सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो ऐसे में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। रही सही में आप देखो कि अगर इस तरीके से ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलता रहता है तो इंडिया को भी इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। और ऐसे में एक कहते हैं ना कि आप कुछ चीजों को छुपाओ मत, जैसे यहां पे बोला था ना ऑस्ट्रिच की तरह आप हाइड कर रहे हो चीजों को, हाइड मत करो, रियलिटी एक्सपोज करो, और रियलिटी के बेसिस पे फिर बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी, तब जाकर के हम काम कर पाएंगे। देखो गलवान वैली की अगर बात करें तो कुछ सिल्वर लाइनिंग हम देख सकते हैं कि हाँ जी आज की परिस्थितियां जो है उन परिस्थितियों में हमें कैसे टैकल करना है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज तो आ गया हमारे सामने कि चाइना का क्या एक माजरा क्या रहेगा, कि मतलब एक बिहेवियर क्या रहने वाला है चाइना का। ठीक है, तो वो गलवान से हमें पता पड़ रहा है। देखो अगर दुश्मन का ये पता पड़ जाए ना कि भाई वो किस तरीके का बिहेवियर करने वाला है, तो आप तैयार हो सकते हो। तो इसीलिए सिल्वर लाइनिंग बोली जा रही है इसको। पर एक चीज यहां पर अगर क्लियर हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शंस को साइड में रख करके स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉलिसीज पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स को यहाँ पर ज़्यादा कुछ असर ना आए, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। अनवार्निश्ड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि गलवान से हमें एकदम क्लियर मैसेज मिल गया है और उसी मैसेज को देख करके हमें लॉन्ग टर्म प्लान करने की ज़रूरत है, और उस लॉन्ग टर्म प्लान में पॉलिटिकल कंपल्शंस को एक्सक्लूड करो। ठीक है, तो ऐसे में ये आर्टिकल खत्म है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दो ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन। तो बेसिकली इस आर्टिकल को हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि कैंसिल हो गई, कर सकते थे, जी नहीं। अभी अगर ये बीमारी अगर खत्म नहीं होती है तो आने वाले साल को भी क्या इसी तरीके से बच्चों के को खराब करोगे। उसके लिए यहां पर एसएस मंथा और अशोक ठाकुर जी के द्वारा सजेशन दिए जा रहे हैं कि क्या करें जिसके चलते अगर आने वाले साल में भी ये बीमारी खत्म नहीं होती है तो हम बच्चों को इवेल्युएट अच्छे से कर सकें। एक बच्चा जो बहुत मेहनत करता है उस बच्चे की एस्पिरेशंस या उस बच्चे का जो स्कोर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाए कि यार मार्क्स तो स्कूल से मिलने हैं ही, मैं क्यों मेहनत करूं। तो ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं रिपीट हो सकती है। तो उसके लिए हमें एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है जो कि एक टाइम बाउंड मैनर में काम की जाए। देखो 11th 12th क्लास की एग्जाम्स तो कैंसिल करी दी, और एक क्या सीबीएसई नहीं, सभी स्टेट बोर्ड्स ने भी धीरे धीरे कैंसिल करने की शुरुआत कर दी है। अब 10th क्लास के बच्चों को तो आपको पता है सीधा प्रोमोट कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये यहां पर राइटर उठाना चाह रहे हैं कि 10वीं क्लास के बच्चों को जब बोर्ड एग्जाम के बिना ही प्रमोट करने की बात आई तो किस बेसिस पे किया जा रहा है, वो है इंटरनल असेसमेंट की। हाँ, स्कूल अपने बेसिस पे ही अपने लेवल पे ही टेस्ट या एग्जाम कंडक्ट करा दे, उसी के बेसिस पे वो काम कर ले। पर दिल्ली गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर केस को लेकर के या फिर इस क्लास 10th के इस इशू को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लग चुकी है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस भी दे दिया है कि भाई आप ये इस तरीके से असेसमेंट करोगे तो जो बच्चे वाकई में मतलब पढ़ाई करते हैं वो लोग कैसे बच्चे काम कर पाएंगे। देखो हमारे यहाँ पर सीबीएसई के अलावा एक इंपॉर्टेंट बॉडी और है जो कि सीबीएसई को असिस्ट करती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ही आती है, जिसका नाम है यहां पर COBSE, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि अभी इनइफेक्टिव है। इस इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप अगर काम करते रहे या फिर मार्क्स दे दे करके बच्चों को पास करते रहे तो बच्चे का भी स्टेटस का आइडिया नहीं रहेगा। क्योंकि 12th क्लास के मार्क्स है ना वो हमेशा चेक होते हैं। अभी एंट्रेंस की बात करें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ पर तो होंगे ही। इसके अलावा अगर वो बच्चा अपने फ्यूचर में जॉब के लिए भी कहीं जाएगा ना तो उस करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। तो वहाँ पर ये कमियाँ मतलब उस जिंदगी भर उस बच्चे की मार्कशीट के साथ में जुड़ी रह जाएंगी। तो ऐसे में एक टेक्नोलॉजी बेसिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होने की ज़रूरत है जिसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके।
आज कोविड है या कोविड नहीं है, दोनों परिस्थितियों में हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। देखो हमने कितने सजेशन देखे कि आप एक एग्जाम के बेसिस के ऊपर फाइनल डेटा तैयार करते हो या फाइनल रिजल्ट देते हो कि हाँ बच्चा अगर लास्ट के 1 महीने में तैयारी कर ले तो उसको स्कोर अच्छा दे रहे हो, और एक बच्चा जो पूरे साल अच्छे से मेहनत कर रहा है उसका जो रिपीटेडली इवैल्यूएशन होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो एक तो ऑप्शन क्या आता है कि आप एक रूटीन इवैल्यूएशन करो स्टूडेंट्स का। उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे का एक एक्चुअल में पता पड़ेगा कि वो बंदा कैसे बिहेव करता है, पढ़ाई को किस तरीके से परसीव कर रहा है। इससे क्या हो जाता है कि हाँ वाकई में रिजल्ट देने में आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हो। जबकि दूसरी तरफ फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करो तो उन एग्जाम्स के बेसिस पे एक बच्चे को आप जज कर लेते हो, तो बच्चा केवल उसी चीज के ऊपर दिमाग लगाता है। तो ऐसे में एक तो ये चेंजेस लाने की बात की जा रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजी बेसिस पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाए जो कि आने वाले टाइम पे हेल्प मिले, क्योंकि आज अगर आप एग्जाम को कैंसिल कर रहे हो तो वो बच्चे के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, और हो भी रहा है, ये चीज़ हम देख भी रहे हैं। सही में आज अगर देखा जाए तो लर्निंग आउटकम्स के बेसिस के ऊपर ज़्यादा चेक किया जाता है कि हाँ बच्चे के स्कोर अच्छा आ रहा है, इसका मतलब बच्चे को नॉलेज है। तो क्या ये रियलिटी है? बच्चा रट के भी ला सकता है। तो रटना और एक तो रोट लर्निंग होती है, राइट, और एक वाकई में अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लर्निंग्स होती हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स को रट के पास कर लिया, बट यूपीएससी के जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो या आप एग्जाम देते हो तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ पे नॉलेज चेक हो रहा है, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, ना कि वहां पर आपकी रटने की कैपेसिटी को टेस्ट किया जा रहा है, राइट। तो ऐसी चीजें हमें कहीं ना कहीं क्लियर करने की जरूरत है। 14 लाख बच्चों का करियर अपने आप में दांव पे लगा हुआ है अगर 12th क्लास की बात की जाए तो ऐसे में हमें बहुत सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। देखो हमारे यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ये स्टैब्लिश कर दी गई थी 2017 में, जिसका काम था सेंट्रलाइज्ड मैनर में एग्जाम कंडक्ट करवाना। वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कंपटीशन एग्जाम्स। तो बोलो उन्हीं से लर्निंग ले लेते हम, जैसे नीट, जेई, कैट, गेट इनके लिए, या AICT की जो फार्मेसी की एग्जाम होती है, वो हम उन्हीं लर्निंग्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। बच्चों को ऑनलाइन क्लास एग्जाम ले सकते थे। यहाँ पर आपके सामने सवाल ही आ रहा होगा कि कोविड, ये क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बहुत सारा है अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में, रही सही में गरीब या अमीर बच्चों के बीच में। तो उसके लिए सोल्यूशन दे रहे हैं राइटर कि आप एक काम करो ना कि एक शीट तैयार करो, ठीक है, गेट के पैटर्न पे। गेट एग्जाम होता है ना, जनरल एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग समथिंग, ठीक है। तो उसमें आप देखो एक सिंगल पेपर लो, उसमें 6 सब्जेक्ट्स के लिए 6 सेक्शन, हर सेक्शन को 30 मार्क्स का तैयार कर दो, और फिर उसके बाद में 180 मिनट, दैट मीन्स 1.5 घंटे का एग्जाम, लगभग 3 घंटे का एग्जाम आप कंडक्ट कराओ, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, और MCQs आप वहां पर प्रोवाइड करोगे। और ये एग्जाम चलेगा 15 दिन की एक विंडो तक। अब 15 दिन की विंडो का देने का वजह क्या है कि एक बच्चा 6 सब्जेक्ट्स को एक साथ डील करेगा उस पेपर शीट के बेसिस पे। तो ऐसे में 15 दिन के अंदर आप सारे बच्चों का एग्जाम ले सकते हो। अब उससे क्या हो जाएगा, बच्चा एग्जाम भी दे देगा तो उसको लगेगा भी कि हाँ मेरा नॉलेज भी चेक हो रहा है, तो उसको आप वेटेज दे दो 70%, ठीक है। ये जो ऑनलाइन जितना भी हो रहा है असेसमेंट, इसको 70% वेटेज दे दो, और 30% वेटेज दे दो इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल लेवल पे होता है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं उनको ना तो उनकी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना उनको अपने करियर को आगे परस्यू करने में प्रॉब्लम आएगी, ना उनको एंट्रेंस के टाइम पे समस्या आएगी। तो ये चीज़ एक पॉइंट है। इसके अलावा गाँवों में क्या किया जा सकता है, गाँव में वाईफाई स्पोर्ट्स तैयार करो। BSNL और NIC ये सरकारी संस्थाएं हैं, तो क्यों ना आप वहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट कर सकते हो। 5,000 रुपए के अंदर ऐसे टैबलेट्स आ जाते हैं, टैब आ जाते हैं, मोबाइल टैब्स, जो आसानी से यूज किए जा सकते हैं। तो वो आप डिप्लॉय करो गांव में, या फिर आप कियोस्क जो है वो ओपन करो जहां पर कोई भी एक्सेस कर सके। तो बच्चों के लिए इंटरेक्टिव नेचर अपने आप हो जाता है। और देखो एक बात ये तो क्लियर है कि 12th में जो बच्चा पहुंच जाता है आजकल, कुछ ना कुछ तो वो जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे वो कितने बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो, क्योंकि अगर 12वीं क्लास तक पढ़ लिया इसका मतलब नॉलेज है उनको, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे। सिमिलरली जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर काम करो आप, और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सरकार के खुद के चलाए हुए काम है उन्हीं को यूज़ करो। जैसे कि स्वयं पोर्टल है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक हेल्प ही प्रोवाइड करता है ना आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अगर देखो तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि एग्जाम के बाद में बच्चा खुद पर सवाल ना उठाए। एग्जाम के बाद में जो बच्चे की आंसर सीट्स की रिक्वायरमेंट है,
जो कि इवैल्यूएशन के बाद में होनी चाहिए, या फिर वो अगर आगे एडमिशन ले करियर को आगे बढ़ाए तो उसमें उसको समस्या ना आए। तो इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन एक निकाला जा सकता है जिसमें 15 दिन की एक विंडो क्रिएट हो, और ये चीज़ कोविड हो या ना हो तब भी उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल के साथ में आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।